ऑलराइट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग 8.4.2 तक कर चुके थे राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी इन लास्ट वीडियो। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ये यूकैरियोटिक सेल प्रॉपर। तो मैंने सेल का दो टाइप बताया था, विच इज यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक मैंने पढ़ लिया पहले, जो बैक्टीरियाज वगैरह में होता है। यूकैरियोटिक सेल जो प्लांट में होता है, एनिमल्स में होता है, फंजाई में होता है। तो वो सब अभी हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो किसको किसको इंक्लूड करता है। तो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, फंजाई एंड प्रोटिस्टा, ये सब इंक्लूड होता है इन यूकैरियोटिक सेल। मतलब ये जो प्रोटिस्टा किंगडम है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एंड फंजाई किंगडम, तो उस वो जितने भी ऑर्गेनिज्म उस किंगडम के अंदर आते हैं वो सारे कोई यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। ठीक है। नाउ इसमें प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक सेल क्यों डिफरेंट होता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। मतलब इसमें साइटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, वो कम्प्लीटली अलग होता है साइटोप्लाज्म से, ड्यू टू दैट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। तो एग्जांपल अगर देख लो, तो ये अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसमें जेनेटिक मटेरियल बस ऐसे होगा, कोई भी अलग से कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है उसमें। ठीक है। बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ये सेल हो गया यूकैरियोटिक का, यहाँ पे एक और लेयर होगा और उसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेस है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में। अभी देखो यहाँ पे जो क्लियर चीज है, मैं मार्क करके फिर से नहीं लाया हूँ, मैं कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी सीखो ये चीज कि कैसे रीड करना है एनसीईआरटी को एंड कैसे मार्किंग करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एनसीईआरटी पे मास्टर करना है तो यू हैव टू नो दिस कि आपको कैसे रीड करके मार्किंग करना होगा। और इसी से आप बार बार रिवीजन करोगे तो आपका एनसीईआरटी जो है वो टिप पे होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, एक तो साइटोप्लाज्म होता है एंड द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जैसे गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में होता है। तो ये कुछ दो तीन डिफरेंसेस है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में, जो आप लोग को याद होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये होगा आपको, डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूक्लियर इन्वेलप भी होता है। तो ये सब वन पॉइंट में ही आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट में ही ये तीन चीज आ जाएगा, विच इज कि न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, अच्छा खासा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, एंड यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल एंड फंजाई किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म है वो बनाता है। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, सारा आइडेंटिकल नहीं होता है, सब अलग अलग होता है, जैसे प्लांट एंड एनिमल सेल। आप देख सकते हो प्लांट सेल अलग होता है थोड़ा, एनिमल सेल अलग होता है, बट ये दोनों यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है। तो हम लोग प्लांट और एनिमल को ही बेसिस लेके चलेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई करेंगे ये यूकैरियोटिक सेल को। ठीक है। तो लेट्स गो। जैसे प्लांट सेल में आपको देखने को मिलता है क्या, सेल वॉल, प्लास्टिड एंड लार्ज सेंटर वैक्यूल, जबकि ये तीनों चीज एब्सेंट होता है इन एनिमल सेल। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों यूकैरियोटिक सेल है, बट उसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, प्लास्टिड्स होता है एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होता है, जबकि एनिमल सेल में ऐसा कुछ नहीं होता। और एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है, जो एक तरह का क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, सॉरी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है, जो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, और वो प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस था जो आपको याद होना चाहिए। तो इसको आप 3 पॉइंट कर लो यहाँ पे। सेकंड पॉइंट कि प्लांट सेल में क्या है और एनिमल में क्या नहीं है, एंड थर्ड पॉइंट ये है कि एनिमल में सेंट्रियोल होता है बट प्लांट सेल में नहीं होता है। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट इस पैराग्राफ से आपको आना चाहिए। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो 2 सेल दिया हुआ है, प्लांट एंड एनिमल सेल। तो सबसे पहले हम लोग प्लांट सेल पढ़ेंगे। तो ये एक तरह का प्लांट सेल है। अब देख सकते हो इसमें क्या है, ये जो है दिख रहा है ये लाइन, ये सेल वॉल है। ठीक है। तो ये सेल वॉल है, फिर उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ठीक है। और ये जो है पूरा एरिया, ये जो पूरा एरिया है ये एक्चुअल में क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक। और ये जो है वैक्यूल है, ये जो एरिया दिख रहा है आपको ये वैक्यूल है, सेंट्रल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो अब बोला जाता है प्लांट सेल में होता है वो यही है। और ये जो दिख रहा है आपको ये न्यूक्लियस है। एंड ये जो डबल मेम्ब्रेनस लेयर दिख रहा है ये वाला ये तुम आपका डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो इसके अंदर ये पूरा न्यूक्लियस हो गया, और इसके अंदर देखो ये जो है न्यूक्लियोइड्स न्यूक्लियोलस है, और इसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, डीएनए आरएनए जो भी होता है, तो वो इसके अंदर ही प्रेजेंट होता है। ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियोलस होता है एंड जेनेटिक मटेरियल होता है, विच इज डीएनए। ठीक है। तो ये एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होगा क्योंकि ये एक तरह का यूकैरियोटिक सेल है। तो जैसे गोल्गी अपैरेटस, ये एक ऑर्गेनल है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक तरह का वो है, ऑर्गेनल्स है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। फिर पेरोक्सिसोम है, क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है जहाँ पे एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये
भी एक ऑर्गेनेल है जो कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में। तो ये इतना एरिया छोड़ के ये पूरा जो एरिया दिख रहा है आपको, ये सारा साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर ये सब ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्लियर है ये सब चीज। अब आप देख लो एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं होता है इसमें, इसीलिए अगर सेल वॉल होता तो पहले सेल वॉल होता, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता, फिर यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लियस होता। तो ये कुछ ऐसा प्रोसेस रहता है सेल का, तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर कैसा होता है सेल का, ऊपर का लेयर कौन सा होता है, फिर अंदर का लेयर कौन सा होता है, तो ये सब। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी है, राइबोसोम इसमें भी है जो प्रोटीन बनाता है, लाइसोसोम है, पेरोक्सीसोम है, सेंट्रियोल है, ठीक है। तो सेंट्रियोल एनिमल सेल में था, बट प्लांट सेल में नहीं होता है, तो उसमें अब देख लो सेंट्रियोल होगा ही नहीं, ठीक। इसमें सेल वॉल होता है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, मतलब उसमें सेल वॉल होता है, इसमें नहीं होता है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज यूनिवर्सल, वो ऑलमोस्ट सारे सेल में प्रेजेंट होता है, मतलब दुनिया में कोई भी सेल एग्जिस्ट करता है उसमें उसमें सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। बट सेल वॉल डिपेंड करता है, अगर एनिमल सेल है तो नहीं होगा, प्लांट सेल है तो सेल वॉल होगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि आपका इसमें होगा, यूकैरियोटिक सेल में होगा, बट प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं होता है, इसकी जगह क्या आ जाता है, मेसोसोम, जो कि एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो रिस्पिरेशन करता है, विच इज होमोलोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। साइटोप्लाज्म तो होता ही है, न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है एंड डीएनए वगैरह होता है, ठीक है। गोल्गी एपेटस दोनों में था, सेल वॉल एंड प्लांट सेल, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, दोनों में है। तो ये सब कुछ आपको चीजें याद रखना है और थोड़ा बहुत डिफरेंसेस पता होना चाहिए आपको। तो पहला डिफरेंस क्या हो जाता है प्लांट और एनिमल सेल में, सेल वॉल का, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोप्लास्ट किसमें होगा, प्लांट सेल में, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करता है। थर्ड डिफरेंस किसका हो जाता है, सेंट्रियोल का, सेंट्रियोल एनिमल में होता है बट प्लांट सेल में नहीं होता है। तो ये सब कुछ डिफरेंसेस है जो आपको प्रॉपर याद रखना होगा, ठीक है, एनिमल और प्लांट सेल में, क्योंकि अगर आप बोर्ड्स कर रहे हो तो बोर्ड्स में भी आपको पूछ सकता है कि बताओ डिफरेंसेस इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, तो उसके लिए आपको ये सब डिफरेंसेस पता होना चाहिए ताकि आप प्रॉपर लिख पाओ। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो मैंने बताया ये यूनिवर्सल होता है, ये ऑलमोस्ट हर एक सेल में प्रेजेंट होता है, एंड ये अगर एनिमल सेल है तो आउटर मेम्ब्रेन होगा, बट अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल के नीचे वाला जो लेयर होता है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाता है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन को हम अभी यहाँ पे पढ़ाएंगे, एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो, जो याद करना है आप लोग को, वो मैं मार्किंग कर देता हूँ यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो एक्चुअली बना होता है लिपिड एंड प्रोटीन से, ठीक है। तो इसमें जो मेजर लिपिड आता है वो फॉस्फोलिपिड होता है, मतलब फॉस्फेट प्लस लिपिड को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो लिपिड मतलब फैट होगा प्लस फॉस्फेट का ग्रुप आ जाता है उसके साथ, तो ये फॉस्फोलिपिड बन जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो फॉस्फोलिपिड होगा एंड प्रोटीन होगा। अब यहाँ पे फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, हेड एंड टेल। तो ये हेड होता है, ये टेल होता है, ठीक। तो ये फॉस्फोलिपिड है। अब ये हेड है, ये टेल है, तो हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वाटर लवेबल, मतलब वो पानी को प्यार करता है, तो ये हाइड्रोफिलिक हो गया। एंड ये जो उसका टेल होता है फॉस्फोलिपिड का, वो हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब वो वाटर से डरता है। तो अगर ये एक मेम्ब्रेन बन रहा है, राइट, तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे मान लो ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब एक सेल के बाहर का जो फ्लूइड होता है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन है आपका, ये जो ये लेयर दिख रहा है, बाई मेम्ब्रेन का जो लेयर दिख रहा है, ये एक्चुअल में आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये देखो आप यहाँ पे हेड एंड टेल जो है, तो ये आपका फोस्फोलिपिड है, जिसका फोस्फोलिपिड का ये हेड है गोल सा, और ये जो टेल है आपका लंबा सा स्ट्रक्चर, वो टेल है फोस्फोलिपिड का, ठीक है। तो ये अरेंज्ड कैसे है, कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है, मतलब एक फोस्फोलिपिड ऐसे और एक फोस्फोलिपिड ऐसे, मतलब दो फोस्फोलिपिड उल्टा है, मतलब दोनों का टेल मीट कर रहा है और दोनों का हेड बाहर की तरफ है, ठीक है। मतलब हाइड्रोफोबिक एंड जो टेल होता है वो अंदर की तरफ होता है, पानी से दूर, क्योंकि साइटोप्लाज्म में भी वाटर है और इधर भी वाटर है, तो पानी से दूर होता है। जबकि ये जो हेड है वो वाटर लविंग है, तो ये पानी की तरफ होगा, देखो इसका भी हेड पानी की तरफ है, इसका भी हेड पानी की तरफ है, क्योंकि ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो बाहर होता है उसमें भी पानी होता है एंड साइटोप्लाज्म में भी वाटर होता है। तो ये वाटर लविंग है नेचर का, इसलिए दोनों वाटर के तरफ है। टेल उसका हाइड्रोफिलिक होता है, जो वाटर से सॉरी हाइड्रोफोबिक होता है, जो वाटर से डरता है, तो वो दोनों अंदर की तरफ होता है, राइट। और इसमें ही आप देख लो कि ये बायलेयर, लिपिड का बायलेयर बन गया, उसके बाद यहाँ पे प्रोटीन लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ये प्रोटीन लगा हुआ है और ये भी एक तरह का प्रोटीन है,
जो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये वाला जो है ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। तो प्रोटीन इसमें एम्बेडेड होता है, जैसे ये एक तरह का पेरिफेरल प्रोटीन है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है। ऐसा प्रोटीन जो एक साइड से मतलब ईसीएफ के, ये ईसीएफ के साइड से साइटोप्लाज्म तक पूरा एक चैनल बना रहा है, एक टनल जैसा बना रहा है, तो इसी को बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का। अब कुछ डाटा है जो याद रखना है, जैसे जो मैंने एक्सप्लेन करा वही यहाँ पे है। तो सबसे पहले तो बना किससे होता है वो याद रखना है आप लोग को। फर्स्ट पॉइंट यही हो गया। दूसरा पॉइंट आपका क्या है यहाँ पे, कि पोलर हेड जो होता है वो आउटर साइड होता है क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक होता है, एंड टेल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है और वो इनर की तरफ होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया कि कैसे लिपिड अरेंज होता है और फोस्फोलिपिड का हेड किधर होता है, टेल किधर होता है। राइट, उसके बाद आपका यहाँ पे आता है कि जो प्रोटीन है, लाइक यहाँ पे आप ये देखो कि प्रोटीन भी था मेम्ब्रेन में, तो सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, प्रोटीन एंड लिपिड। तो लिपिड कितना परसेंट है, तो 52% ऑलमोस्ट प्रोटीन है एंड 40% लिपिड है। तो लिपिड एंड प्रोटीन से बना होता है, तो 40% लिपिड है एंड 52% प्रोटीन है। ये डाटा आपको याद रखना होगा। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया जो मेंशन करा है मैंने। उसके बाद इसमें थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल होता है, और यहाँ पे ये भी होता है सम शुगर, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, इस टाइप का कुछ होता है। तो ये सब मिला के शुगर प्लस कोलेस्ट्रॉल मिला के आपका ऑलमोस्ट जो रिमेनिंग 8% है वो होता है। ठीक है, तो मतलब 6 to 8% ऐसा मान लो। तो डाटा याद नहीं रखना है 8% का, बस इतना याद रखो कि 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होता है। उसके अलावा जो बच रहा है वो शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया जो आपको याद रखना है। सेम ऐसे ही मार्क करना है जैसे मैं एनसीईआरटी में मार्क कर रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ईजी कर देगा सारा कुछ। सो अब नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं हम लोग, विच इज कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर प्रपोज करा गया था वो किसने करा था। तो ये डाटा है, याद रखना है, सिंगर एंड निकोलसन, ये दो साइंटिस्ट थे जो एक मॉडल दिए थे विच इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। और उसमें इन्होंने एक्सप्लेन करा था कि फोस्फोलिपिड का दो लेयर होता है, उसमें प्रोटीन कुछ बाहर लगे होते हैं जिसको पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं, और कुछ प्रोटीन जो होता है वो प्रॉपर उस फोस्फोलिपिड के मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है एज अ चैनल। तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, तो ये फिफ्थ पॉइंट, दोनों साइंटिस्ट का नाम याद होना चाहिए, एंड ये मॉडल कौन सा दिए थे, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्लियर है, और ये भी क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड बताया था। देखो ये 6 पॉइंट है कि जो क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, जो लिपिड प्रेजेंट है, लिपिड एंड प्रोटीन प्रेजेंट था सेल मेम्ब्रेन में, तो जो लिपिड प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन में वो लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन करवाता है। मतलब जो लिपिड है वो एक्चुअली में मूवमेंट करवा रहा है किसका, प्रोटीन का। कैसा मूवमेंट करवा रहा है, तो लैटरल मूवमेंट करवा रहा है। तो ये याद रखना होगा तुम लोग को। ठीक है, तो ये फिफ्थ एंड सिक्स पॉइंट क्लियर है। उसके बाद fluid nature of the membrane is also important from the point of view of function like cell growth, formation और intracellular junction, secretion, endocytosis, cell division। तो ये सब कुछ फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का जो आपको याद रखना है। तो सेवन पॉइंट इज क्या है सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन, विच इज सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, इंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन। तो ये 7 पॉइंट है। ऑलमोस्ट इतना तक आप लोग को याद होना चाहिए पॉइंट वाइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, या अगर डायरेक्ट कोई बोर्ड्स का स्टूडेंट पढ़ रहा है तो बोर्ड्स वाला भी डायरेक्ट ये सब लिख के पॉइंट वाइज आंसर दे सकता है सब्जेक्टिव में। ठीक है, नाउ अब आता है हम लोग क्लियर, यहाँ पे तीन टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब एनर्जी का यूज किए बगैर टुवर्ड्स द ग्रेडियंट अगर मूव करता है सब्सटेंस, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ऑस्मोसिस इज द बेसिकली जिधर ज्यादा वाटर है तो उधर सॉल्यूट कम होगा, मतलब जिधर सॉल्वेंट ज्यादा है उधर सॉल्यूट क्या होगा, कम होगा। तो ज्यादा सॉल्वेंट की तरफ से वो सॉल्वेंट जो है वो आएगा कम सॉल्वेंट की तरफ। मतलब ज्यादा पानी अगर किसी के साइड है और कम पानी है, तो ज्यादा पानी से कम पानी की तरफ अगर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता है या वाटर होता है, तो उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसमें भी एनर्जी यूज नहीं होता है, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज होता है। और इसमें देखो एटीपी इज यूटिलाइज, एंड इसका एग्जाम्पल है सोडियम पोटाशियम पंप। तो इसमें तुम लोग को यह याद रखना है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ठीक है, 9 पॉइंट इज ऑस्मोसिस क्या होता है, एंड 10 पॉइंट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है विथ एग्जांपल। तो एटीपी सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लगता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में नो एटीपी इज यूटिलाइज्ड, एंड ऑस्मोसिस में भी कोई भी एटीपी यूज नहीं होता है। तो ये जो एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस है, ये बेसिकली डिफ्यूजन पे काम करता है, सिंपल डिफ्यूजन पे काम करता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन पे काम करता है, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो एटीपी का यूज करके और फिर मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूशन या सॉल्वेंट करता है। तो दैट इज द सोडियम पोटाशियम पंप, जो एक तरह का एग्जांपल है इसका।
तो अभी यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल मेम्ब्रेन एंड इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो भी है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ये दोनों करने वाले हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, बाय।